हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है डोंट मूव। ये मूवी हाल ही में रिलीज हुई है और अगर मैं इसकी रेटिंग्स की बात करें तो इसकी IMDb रेटिंग 5.8 स्टार्स आउट ऑफ 10 है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आए तो प्लीज से मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें मेरा 1K सब्सक्राइबर फैमिली पूरा करने के लिए। तो देर नहीं करते और बढ़ते अपने मूवी एक्सप्लेनेशन की ओर। तो मूवी के शुरुआत में ही हम मूवी के मेन कैरेक्टर आयरिस को देख पाते हैं और आयरिस का हस्बैंड तो उस वक्त सो रहा होता है, लेकिन आयरिस को नींद नहीं आ रही थी स्ट्रेस और ट्रॉमा की वजह से, क्योंकि रिसेंटली उसने अपने नन्हे से बेटे मैथ्यू को खो दिया होता है और इस दुख से वो उभर ही नहीं पा रही थी। तब सवेरा होते ही वो ड्रेसअप करती है, एक नाइफ और अपने बेटे के फेवरेट बोट टॉय के साथ वो घर से बाहर निकल लेती है अपने फोन को चार्जिंग में लगाकर। और उसके इरादे हमें यहाँ पर कुछ नेक नजर नहीं आ रहे थे और बस कुछ ही पल में हमें उसके इरादों का पता भी चल जाता है जब वो अपनी कार से एक हाइकिंग की जगह पर पहुंच जाती है जहां पर उसके बेटे मैथ्यू का मेमोरियल था और शायद यहीं पर उसके बेटे की डेथ हुई थी। और वो तब अपने बेटे के फेवरेट टॉय बोट को उस मेमोरियल के पास रख देती है और एक पेड़ पर जहाँ पर उसके हस्बैंड ने अपने नेम इनिशियल्स बनाए थे वहीं पर वो अपने बेटे का भी नेम इनिशियल बना देती है और सीधा क्लिफ की ओर बढ़ जाती है, क्योंकि वो वहाँ पर आई थी सुसाइड करने के लिए। और उस जगह से कूदने के बाद तो उसकी लाश का भी पता नहीं चलता, लेकिन जैसे ही वो हिम्मत जुटा रही होती है वहाँ से कूदने के लिए, वहाँ पर एक रिचर्ड नाम का आदमी आ जाता है जो तुरंत ही समझ जाता है कि ये यहाँ से कूदने वाली है। फिर भी वो उसे रोकने की बजाय उससे बातें करने लगता है और उस मेमोरियल के बारे में उससे पूछता है जिसके बारे में आयरिस उससे कोई बात नहीं करना चाहती थी। इसलिए रिचर्ड तब अपनी कहानी सुनाने लगता है कि उसे कार्स बहुत ही ज्यादा पसंद थे उसके कॉलेज टाइम्स में, और एक दिन ठीक ग्रेजुएशन से पहले वो अपने फेवरेट इंटेग्रा कार से जा रहा था अपनी गर्लफ्रेंड क्लोई के साथ में। और क्योंकि क्लोई और वो आर्ग्यू कर रहे होते हैं, इसी वजह से रिचर्ड के कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी फेवरेट इंटेग्रा तब दीवार से टकरा गई और एक्सीडेंट के बाद उसकी बॉडी हिल डुल भी नहीं पा रही थी और उसे महीनों तब अस्पताल में गुजारने पड़े। और इस घटना से तब उसने भी जीने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन अब उसे देखो। और तब आयरिस को उसकी कहानी सुनकर थोड़ी सेम पिंच सी लगती है और इसीलिए वो भी तब अपने दिल के राज उसके सामने खोलने लगती है कि एक बार वो और उसके हस्बैंड वहीं पर आए थे हाइकिंग के लिए अपने बेटे मैथ्यू के साथ में। तब आयरिस के हस्बैंड बिजी हो गए थे पेड़ पर अपने नेम इनिशियल्स कर्व करने में और इसीलिए उसका बेटा अकेले ही स्टिक्स ढूंढने जाता है मार्शमैलोज रोस्ट करने के लिए। और क्योंकि वो भी बिजी थी, उसे अंदाजा भी नहीं था कि मैथ्यू क्लिफ तक पहुंच जाएगा और एक ही सेकंड में उनकी दुनिया बदल जाएगी। और आयरिस को इसीलिए इतना अफसोस हो रहा था क्योंकि मैथ्यू को संभालना उसकी जिम्मेदारी थी जो निभाने में वो असफल रही और इसीलिए वो खुद को माफ नहीं कर पा रही थी। और वो तो अपने बेटे की मौत के बाद रो भी नहीं पाई थी ठीक से, जिस वजह से उसका ट्रॉमा निकल नहीं पाया। तब रिचर्ड वहाँ से चला जाता है कुछ मोटिवेशनल बातें उसे सुनाकर, जो सुनकर आयरिस अपना मूड बदल लेती है और अब वो जीना चाहती थी और इसीलिए वो रिचर्ड के पीछे पीछे चल देती है अपने जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए। तब हम देख पाते हैं कि रिचर्ड ने अपने कार को आयरिस के कार के ठीक बगल में पार्क करा होता है और इतने पास कि आयरिस तो अपने कार में घुस भी नहीं पा रही थी। तब रिचर्ड अपनी कार से बाहर आता है आयरिस की मदद करने के बहाने, एक अम्ब्रेला को अपने साथ में लेकर, जो देखकर आयरिस हैरान हो जाती है कि बिन मौसम तुम छाते का क्या करोगे। और असलियत में वो चीज कोई छाता नहीं थी, बल्कि ये तो एक स्टंट डिवाइस था जिससे रिचर्ड सडनली आयरिस को शॉक देकर बेहोश कर देता है और जिप टाइज निकालकर उसके हाथों पैरों को बांधकर उसे अपने बैक सीट पर लेटा देता है और वहां से रवाना हो जाता है उसे किडनैप करके अपने रिमोट कैबिन की ओर। लेकिन तभी कुछ ही पल में आयरिस होश में आ जाती है और वो अब समझ नहीं पा रही थी कि वो खुद को बचाने के लिए आखिर करे क्या। इसलिए वो तब रिचर्ड को अपने बातों में उलझाने की कोशिश करती है उसकी गर्लफ्रेंड क्लोई के बारे में उससे पूछताछ करके, ताकि वो थोड़ा इमोशनली वीक हो जाए और वो उस पर ध्यान ना दे पाए, क्योंकि वो अपने स्मार्ट वॉच से इमरजेंसी नंबर पर कॉल करने की सोच रही होती है। लेकिन उसकी ये चालाकी रिचर्ड देख रहा होता है और रिचर्ड तब उससे कहने लगता है कि वो चीज चलने के लिए तुम्हारे पास एक फोन होना जरूरी है और या फिर वाईफाई होना चाहिए, और ये दोनों ही चीज इस वक्त उसके पास में मौजूद नहीं है। तब क्लोई को याद आता है कि उसके पॉकेट में एक नाइफ उसने रखा हुआ था और उसी नाइफ से तब वो अपने हाथों को फ्री कर लेती है और रिचर्ड पर एकदम से हमला बोल देती है। और रिचर्ड भी इसके लिए तैयार नहीं था, क्योंकि अगर कोई सुसाइड करने के लिए जाएगा तो अपने सेफ्टी के लिए भला नाइफ क्यों लेकर जाएगा। और तब इस हाथापाई के दौरान रिचर्ड का बैलेंस बिगड़ जाता है और उसकी कार तब एक पेड़ से टकराकर क्रैश हो जाती है। और तब आयरिस रिचर्ड को हराकर
कार से बाहर गिर पड़ती है और बाहर निकलने के बाद वो अपने पैरों को भी फ्री कर लेती है और अपने बेटे के टॉय बोट को पॉकेट में डालती है और हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है। लेकिन वो तो एक फॉरेस्ट एरिया में थी और उसकी चीख सुनने वाला कोई भी नहीं था। तब ये दुख तो आयरिस के लिए कम था, इसलिए रिचर्ड उसे एक और शॉकिंग बात बता देता है कि मुझे नाइफ दिखाकर अगर तुम यहाँ से भागने की कोशिश भी करोगी तो तुम नाकामयाब ही रहोगी। और ऐसा वो इसलिए बोल रहा था क्योंकि उसने आयरिस को एक पैरालिटिक इंजेक्शन दे दिया होता है, जिससे सिर्फ 20 मिनट के बाद ही उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाएगी और वो सिर्फ तब देख और सुन ही पाएगी और बोल भी नहीं पाएगी। और इसलिए वो तब आयरिस के भागने की केयर ही नहीं करता, क्योंकि उसे तो पता ही है कि आयरिस ज्यादा दूर भाग ही नहीं पाएगी और 20 मिनट के बाद तो वो उसे मिल ही जाएगी। तब आयरिस को कुछ देर भागने के बाद ये महसूस होने लगता है कि उसकी उंगलियां काम नहीं कर रही है, इसलिए वो फिर 20 मिनट का टाइमर सेट कर देती है अपने वॉच पर, ताकि पैरालाइज होने से पहले वो अपने आप को किसी सेफ जगह पर छुपा ले या फिर किसी की हेल्प मांग सके। तब धीरे धीरे आयरिस की एक टांग भी काम करना बंद कर देती है और रिचर्ड भी अब उसे ढूंढते हुए करीब आता जा रहा था, इसलिए आयरिस किसी तरह अपने आप को एक पेड़ के जड़ के नीचे छुपा लेती है और रिचर्ड ठीक उसी पेड़ के ऊपर खड़ा था। तब तक तो यहाँ पर सब कुछ ठीक था और आयरिस भी सेफ थी, लेकिन वहाँ पर मौजूद कुछ चींटियां जब उसके नाक में घुसने लगती है और हर जगह काटने लगती है, तब छटपटाहट में आयरिस चिल्ला देती है और रिचर्ड को तब उसका पता चल जाता है। लेकिन आयरिस किसी तरह हिम्मत करके रेंगते हुए बहते हुए झरने में रोल हो जाती है ताकि रिचर्ड के वो हाथ न लगे। लेकिन रिचर्ड को एक तरह से अफसोस होने लगता है कि आयरिस तैर नहीं पाएगी और कहीं वो मर ना जाए और उसकी किडनैपिंग वाली मेहनत पर कहीं पानी न फिर जाए, क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज था। तब आयरिस पानी के बहाव के साथ साथ बहते हुए गिरे हुए पेड़ में अटक जाती है, जो असल में उसका सहारा बन जाता है। और अब उसके पास सिर्फ 1 मिनट और कुछ सेकंड ही बाकी थे, लेकिन तब भी वो किसी तरह घसीटते हुए अपने आप को धरती पर ले आती है। और उस वक्त वहाँ का जो लैंड ऑनर था, जिसका नाम बिल था, वो अपने जमीन के घास काट रहा होता है और अच्छा हुआ कि उसकी नजर आयरिस पर पड़ गई और वो तब आयरिस के पास आ जाता है और उसकी घायल हालत को वो देखकर समझ जाता है कि आयरिस जिंदा है और सिर्फ उसकी बॉडी ही पैरालाइज हुई है। वो देख सुन दोनों पा रही है और तब आयरिस बिल से आंखों के सहारे बातें करती है, पलक झपकाकर, जो बिल भी समझ जाता है। तब बिल उसकी हेल्प करने के लिए अपने फार्म से एक ट्रॉली लेकर आता है ताकि वो आयरिस को अंदर ले जाकर इमरजेंसी नंबर पर कॉल कर सके। लेकिन जैसे ही वो आयरिस को अपने घर के अंदर लेकर आता है, कोई बिल के दरवाजे पर दस्तक देता है और आयरिस ये समझ गई थी कि वो रिचर्ड ही हो सकता है, इसलिए वो लगातार अपने पलकों को झपकाकर बिल को खतरे का इशारा करने की कोशिश कर रही थी, जो बिल भी तुरंत ही समझ जाता है और दरवाजा खोलने से पहले वो आयरिस को सोफे के पीछे छिपा देता है। और जब वो दरवाजा खोलता है, वहाँ पर सचमुच में रिचर्ड ही आया था, जो बिल से कहने लगता है कि वो अपनी वाइफ को ढूंढ रहा है और उसका एक्सीडेंट हो गया है। तब बिल कहता है कि तुम बाहर ही ठहरो, मैं इमरजेंसी नंबर पर कॉल कर देता हूँ और वो आकर तुम्हारी वाइफ को ढूंढने में तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन इसके बावजूद रिचर्ड बिल के पीछे पीछे अंदर घुस आता है और देखता है कि बिल के घर के अंदर एक ट्रॉली है और उसे तब लगने लगता है कि आयरिस अंदर ही है, इसलिए वो बिल के डांटने पर भी एक्टिंग करने लगता है कि उसकी तबीयत खराब है और उसका फोन भी एक्सीडेंट में खो गया है, इसलिए वो उसके फोन को इस्तेमाल करना चाहता है। और वो यहाँ पर बिल को अपना नाम एंड्रयू बताता है और साथ ही वो रो रो कर बिल को इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है कि उसकी वाइफ मेंटली इल है और सिर्फ उसकी चिल्ला देने पर वो उसे छोड़कर भाग गई है, जबकि उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि उसकी बॉडी कभी कभार लॉक हो जाती है और वो हिल डुल भी नहीं पाती, और अगर उसने पुलिस की मदद मांगी तो पुलिस उसकी वाइफ को उससे दूर कर देंगे उसकी हालत को देखकर कि वो मेंटली इल है। तब रिचर्ड की बातें सुनकर बिल इमोशनल हो जाता है और उसे अपनी वाइफ की याद आ जाती है, जिसकी डेथ हार्ट अटैक की वजह से हो गई थी और वो कभी उसका ख्याल भी नहीं रख पाया उसके जिंदा रहते। और वो सोचता है कि रिचर्ड कितना अच्छा है, उसे अपनी वाइफ की कितनी फिक्र है, इसलिए वो इमोशंस में आकर रिचर्ड को सारी सच्चाई बताने जा रहा था। लेकिन तभी रिचर्ड का फोन अचानक से बजने लगता है और उसकी पोल खुल जाती है और अब बिल अपने बातों से मुकर जाता है और वो आयरिस के बारे में उसे कुछ भी नहीं बताता। और इसके बाद तब वो पुलिस को कॉल करने के लिए टेलीफोन उठा लेता है। तब रिचर्ड उसे धमकाकर उसके हाथों से जैसे ही फोन छीनता है, बिल चालाकी से रिचर्ड के ऊपर शेल्फ को गिरा देता है, जिससे कुछ पल के लिए वो उसके नीचे ही दबा रह जाता है। और बिल तब मौका पाकर इमरजेंसी सर्विस पर कॉल कर देता है, लेकिन उनके आने तक रिचर्ड को रोकना उसके लिए थोड़ा मुश्किल था। तब दोनों में हाथापाई के दौरान बिल दद्दू उस पर भारी पड़ रहे थे, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग थे और शायद उसे वो मार भी डालते, क्योंकि पूरी जिंदगी जब तक उनकी वाइफ उनके साथ में थी, वो उन्हें सिर्फ अपने एंगर इश्यूज को कंट्रोल करने के लिए बोलती रहती थी, इसलिए वो रिचर्ड को बख्शे जा रहा था।
तब बिल को अपने ऊपर भारी पड़ता देख रिचर्ड उसे इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, उसकी वाइफ की याद दिलाकर उसे, और वो कामयाब भी हो जाता है। और जैसे ही उसके हाथ एक नाइफ लगती है, वो बिल को अनगिनत बार स्टैब करके मौत के घाट उतार देता है। जिसके बाद हर जगह आयरिस को ढूंढने के बाद जब वो उसे नहीं मिलती, वो बिल के पूरे घर को आग के हवाले करने की सोचता है। और तब तक आयरिस की उंगलियां थोड़ी थोड़ी काम करने लगी थी, और जब घर में आग लग जाती है, उसकी उंगलियां डर के मारे और भी तेजी से काम करने लगती है। तब रिचर्ड, जो कि बिल के ट्रक को वहां से लेकर फरार होने वाला था, उसकी नजर विंडोज के शटर पर पड़ती है जो ओपन क्लोज हो रही थी, जिसके स्ट्रिंग को आयरिस खींच रही होती है। और ये आयरिस इसलिए कर रही थी ताकि उसकी जान बच जाए। तब रिचर्ड उसे वहां पर आकर लेकर जाता है ट्रक में, और आयरिस से कहता है कि देखा तुम्हारे वजह से ये क्या हो गया। और तब रास्ते में जाते वक्त रिचर्ड को एक कॉल आता है जो उसकी बेटी का था, जो उसे बता रही होती है कि उसके अच्छे ग्रेड्स आए हैं और उसी खुशी में वो लोग वीकेंड मनाने के लिए उसकी कैबिन पर आ रहे हैं, जहाँ पर रिचर्ड उस वक्त आयरिस को लेकर जा रहा था। और वो नहीं चाहता था कि उसकी वीकेंड खराब हो, इसलिए वो अपने वाइफ को रोकने की भी कोशिश करता है, लेकिन नाकामयाब भी रहता है। और तब ये सारी बातें आयरिस भी सुन रही होती है कि ये आदमी तो मैरिड है। तभी रिचर्ड देखता है कि ट्रक का तो फ्यूल खत्म होने वाला है, इसलिए वो गैस स्टेशन पर रुकता है फ्यूल डलाने के लिए। और ट्रक से उतरते ही वो इमरजेंसी सर्विसेज को बिल के घर की ओर रश करते हुए देखता है। और गैस स्टेशन पर वो देखता है कि कार सर्विस आउट ऑफ ऑर्डर हो गई है, इसलिए उसे अंदर पेमेंट करने के लिए जाना होता है। और इस दौरान आयरिस किसी तरह अपने हाथों को मूव करने की कोशिश करती है ताकि वो किसी से हेल्प मांग सके, और किसी तरह वो अपने सर को विंडो की ओर बढ़ाती है। तब एक बच्चा उसे देखकर उसे हेलो बोलने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसकी माँ उसे लेकर वहां से चली जाती है। लेकिन जाते जाते उसे आयरिस की वियर्ड स्टैचू वाली कंडीशन को देखकर उसे कुछ डाउट होता है, और शायद इसीलिए वो इमरजेंसी सर्विस पर कॉल कर देती है। तब रिचर्ड जाता है उसी जगह पर जहाँ पर उसकी कार क्रैश हुई थी, क्योंकि उसने स्टार्टिंग में कहा था कि वो एक कार गाय है। तो होते हैं ना वो कुछ लड़के जिन्हें कार अपनी जान से भी ज्यादा कीमती होती है, इसलिए वो अपने कार को अपने साथ में ले जाना चाहता था ट्रक से टो करके। लेकिन तभी वहाँ पर एक ऑफिसर आकर पहुँच जाता है उस लेडी के कॉल करने की वजह से, और वो तब रिचर्ड से पूछताछ करने लगता है। और रिचर्ड तब उसे बताता है कि उसकी वाइफ ने कुछ ज्यादा ही पी रखी है अपने बेटे की डेथ के गम में, जिस वजह से उसने कार को क्रैश कर दिया। इसीलिए उसके बड़ी बिल ने उसे अपनी ट्रक दे दी हेल्प के लिए। तभी आयरिस किसी तरह कार के विंडो को ओपन कर लेती है और मध्यम आवाज में उस ऑफिसर से हेल्प मांगने की कोशिश करती है। तब ऑफिसर की नजर जैसे ही कार में रखी सिरिंज और जिप टाइस पर पड़ती है, वो खतरे को देखकर अपना गन निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक रिचर्ड उस पर टोइंग हुक से हमला बोलकर उसे खत्म कर डालता है और उसकी लाश को उसके कार में डालकर उसे भी आग के हवाले कर देता है। और आयरिस के ऊपर गुस्से से आग बबूला होकर वहां से उसे लेकर रवाना हो जाता है। और अब आयरिस की बॉडी धीरे धीरे ठीक होती जा रही थी, और वो अब धीरे धीरे बोल भी पा रही थी, जबकि उसकी बॉडी डिहाइड्रेट हो गई थी। तो वो रिचर्ड से कहने लगती है कि क्या एक्सीडेंट के बाद 2 महीने बेड पर पड़े रहने की वजह से उसकी दिमागी हालत खराब हो गई है, जो वो ये सारे काम करने लगा है। तब रिचर्ड गुस्से में आयरिस से बताने लगता है कि कार क्रैश हो जाने के बाद जब उसने क्लोई को आखिरी सांसें लेते हुए देखा, तब वो अपने आप से कनेक्टेड फील कर पाया, और उसे तड़प कर मरता हुआ देखने में उसे बहुत मजा आ रहा था। और उस दिन उसे लगा कि वो खुद गॉड है, और उसे तब अपने जीने का एक मोटिव मिल गया। इसलिए उसने क्लोई को थैंक यू बोल दिया उसके मरने से पहले ही, और इसके बाद से ही उसने क्लोई जैसे कई लड़कियों को अपना शिकार बनाया। पूरे वीक उनके साथ में एंजॉय करने के बाद वो उन्हें तड़पाकर जान से मार डालता, क्योंकि वो एक सीरियल किलर बन चुका था उस हादसे के बाद से ही। तब आयरिस रिचर्ड से कहती है कि तुम्हें अपने फैमिली के साथ में रहना चाहिए, तब तुम्हें सुकून मिलेगा। ये सब कुछ करने का कोई फायदा नहीं, और एक दिन तो तुम पकड़े ही जाओगे, ये तुम भी जानते हो, इसलिए अभी से ये काम छोड़ दो। और वो उससे कहती है कि अगर वो उसे सड़क के किनारे छोड़ देगा तो वो किसी से उसके बारे में कुछ नहीं बताएगी। लेकिन रिचर्ड ये नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे आयरिस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, और न ही आयरिस के कहने पर उसका कोई मूड बदला था, और वो तब अपना काम जारी ही रखता है। और वो तब उसके साथ में वीकेंड तो एंजॉय नहीं कर सकता था, इसलिए वो अपने कैबिन के बगल वाले एक लेक के पास उसे लेकर जाता है। तब जैसे ही गाड़ी रुकती है, आयरिस उसके पैर में वो पैरालिटिक सिरिंज टैप कर देती है, लेकिन उसका अंगूठा काम नहीं कर रहा था, इसलिए वो आगे का प्रोसेस पूरा नहीं कर पाई। तब रिचर्ड उस सिरिंज को खाली कर देता है निकालकर, और तब आयरिस उसे कहने लगती है कि वो तो मरना चाहती थी, उसने उसे क्यों बचाया। तब रिचर्ड कहता है कि वो उसके लिए बनी है और यही उसकी डेस्टिनी है। और रिचर्ड तब पीछे गया था अपनी नाइफ और गन लेने के लिए, ताकि वो आयरिस को खत्म कर सके तड़पाकर। और वो आयरिस को घसीटकर बोट के पास लेकर जाता है और उस बोट पर उसे बैठा देता है और खुद भी सवार हो जाता है।
जिसमें उसने ईंटें भी रखी हुई थी ताकि वो आयरिस की लाश को डुबा सके। और इसी तरह से उसने अपने सारे विक्टिम्स को ही डुबा कर मारा था। और तभी आयरिस की नजर पड़ती है रिचर्ड के पीछे नाइफ और उसके गन पर, इसलिए वो जोर जोर से रोने लगती है जिससे वो रिचर्ड का ध्यान भटका सके। तो वो रिचर्ड का ध्यान भटकाने के लिए उससे कहती है कि वो उस पर एक फेवर कर दे और उसके पॉकेट से वो उसके बेटे का टॉय बोट निकाल दे। और रिचर्ड भी तब उसकी बातों में आ जाता है और जैसे ही वो उसके करीब आकर उसके पॉकेट से वो बोट निकालने की कोशिश करता है, आयरिस उसकी नाइफ को निकालकर उसके गले के आर पार कर देती है। तब रिचर्ड अपनी रिवॉल्वर निकालकर उसे शूट करने की सोचता है। तब आयरिस भी बोट को लेफ्ट राइट करके रिचर्ड के बैलेंस को बिगाड़ देती है जिससे वो पानी में गिर जाता है और रिवॉल्वर बोट पर ही पड़ी रह जाती है। तब इससे पहले कि रिचर्ड उस रिवॉल्वर तक वापस पहुंचता, आयरिस उस रिवॉल्वर को उठाकर अंधा फायरिंग करने लगती है। तब 2 गोलियां जाकर रिचर्ड को लग जाती है और वो फिर से पानी में गिर पड़ता है। तब आयरिस खुश हो रही थी कि वो बच गई, लेकिन अंधी फायरिंग करने की वजह से बोट में कई छेद हो गए थे और इसीलिए बोट में पानी समाने लगता है और वो तब डूबती चली जा रही थी। और क्योंकि उसकी बॉडी डिहाइड्रेट हो गई थी, पानी में डूबने की वजह से वो कम्प्लीटली ठीक हो गई और वो इसके बाद तैरकर किनारे पर आ गई थी। और रिचर्ड भी तब किसी तरह उसी घायल हालत में जमीन तक पहुंच जाता है और मौत के बिल्कुल करीब ही होता है। तब आयरिस उसके पास जाकर उसे थैंक यू बोलती है, जैसे रिचर्ड ने क्लोई को बोला था जब रिचर्ड को उसके जीने का मोटिव मिल गया था। और उसी तरह रिचर्ड की वजह से आयरिस को भी जीने का मोटिव मिल गया था और इसीलिए वो उसे थैंक यू बोलने आई थी। और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।